नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा वीडियो केवल प्रयोगशाला परिचारक के लिए ही काम आएगा। आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो निश्चित इस क्लास को आप लोग देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन को पढ़िए। आपको कुछ कथन दिया गया है, इन कथनों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको नीचे में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। देखो पहला कथन क्या है। पहला कथन क्या है, यह मृदा धान की खेती के लिए उपयुक्त है। दूसरा कथन है, यह कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा कथन है, इसे भारत में चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। और चौथा कथन है, इस मिट्टी का विस्तार महानदी बेसिन और पूर्वी बघेलखंड के मध्य भाग में है। तो ये चार कथन दिए गए हैं, चार विशेषता दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि यह सभी किस मिट्टी की विशेषता है। ये चारों विशेषता है वो किस मिट्टी की विशेषता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल पीली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी और चौथा डोरसा मिट्टी। तो ये जो ऊपर में आपको विशेषता दिखाई दे रहा है, विशेषता जो दिया गया है, ये कौन से मिट्टी की विशेषता है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो ऊपर में जो विशेषता दिए गए हैं, ये सब कौन सी मिट्टी की विशेषता है, ये सब आपका लाल पीली मिट्टी की विशेषता है। ठीक है, अब चलिए लाल पीली मिट्टी के बारे में जो जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी माटी किस नाम से जानते हैं, मटासी माटी के नाम से। याद रखना है, लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी माटी के नाम से जानते हैं। और लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग होता है जी, वो किसके कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है ना, ये आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड। ये सब क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लाल पीली मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी माटी के नाम से जानते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो ऊपर में जो विशेषता दिया गया है, ये भी किस मिट्टी की विशेषता है, आपका लाल पीली मिट्टी की विशेषता है। अर्थात लाल पीली मिट्टी है वो आपका धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। याद रखना है, जो लाल पीली मिट्टी है ये धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो लाल पीली मिट्टी है ये कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, जो लाल पीली मिट्टी है वो कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो अगर आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो आपको बताना है कन्हारी मिट्टी है ना। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा मिट्टी है, तो कन्हारी मिट्टी है। कन्हारी मिट्टी कौन सी मिट्टी को बोलते हैं जी, काली मिट्टी को, है ना। काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है, कन्हारी मिट्टी। और इस कन्हारी मिट्टी के बाद सेकंड नंबर किसका आता है, सेकंड नंबर आता है, ये पहला हो जाएगा ना, सेकंड नंबर किसका आता है, लाल पीली मिट्टी का। किसका आता है जी, लाल पीली मिट्टी। और इसी लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, मटासी माटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो लाल पीली मिट्टी होता है ये कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे पहली उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, आपका कन्हारी मिट्टी, और दूसरी कौन सा है, तो लाल पीली मिट्टी हो जाएगा। और कन्हारी मिट्टी कौन से मिट्टी को बोलते हैं, काली मिट्टी को, है ना। और लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, मटासी माटी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है, ये जो आपका लाल पीली मिट्टी है इसे भारत में चावल मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चावल मृदा। तो कल के डेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चावल मृदा के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है, तो आपको बताना है लाल पीली मिट्टी, है ना। लाल पीली मिट्टी को चावल मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, इस मिट्टी का विस्तार महानदी बेसिन पूर्वी बघेलखंड के मध्य भाग में है। जो लाल पीली मिट्टी है इसका विस्तार है ना, ये आपका महानदी बेसिन में और पूर्वी बघेलखंड के मध्य भाग में स्थित है। आपको ध्यान रखना है इस मिट्टी का विस्तार, है ना। और देखा जाए तो जो पूरा महानदी बेसिन है
है ना। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। ये पूरे महानदी बेसिन में कौन से मिट्टी का विस्तार है, इसी लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, और यहाँ प्रमुख रूप से धान को उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो ये जितने जो विशेषता दिया गया था ये कौन से मिट्टी का है, ये आपका लाल पीली मिट्टी का है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ कुछ ऑप्शन में और चीज़ें दिए गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। काली मिट्टी, चलो काली मिट्टी के बारे में आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा आप लोग को मेरे साथ उसको याद करना है, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन काली मिट्टी से ही बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन काली मिट्टी से ही बनता है। देखो जी, काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार माटी, कन्हार माटी के नाम से जानते हैं, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या बताया कि इसे हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार माटी के नाम से जानते हैं, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और काली मिट्टी में जो काला रंग होता है, काला रंग, काला रंग, काला रंग किसके कारण होता है, तो काला रंग होता है आपका फेरिक टाइटेनियम, काला रंग ना फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है काला रंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, और काली मिट्टी में काला रंग आपका फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, ध्यान रखना है। सब क्वेश्चन पूछा गया है। और काली मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, काली मिट्टी के अन्य नाम में आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी को भर्री मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को कपासी माटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को आपका स्वतः जुताई, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को आपका दरारी माटी है या दरारी मिट्टी, काली मिट्टी को आपका दरारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ये सब किसके अन्य नाम है, काली मिट्टी के। तो काली मिट्टी को भर्री मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, और दरारी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, क्या होती है, जल धारण, जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, जितना भी चीज़ मैंने बताया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो काली मिट्टी में, ठीक है। अब देखो उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मुर्मी मिट्टी, मुर्मी मिट्टी या इसी को हमारे छत्तीसगढ़ में भाठा माटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुर्मी मिट्टी या भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं किसको, लेटेराइट मिट्टी को। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो अभी बता रहा हूँ वो जो लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, जो देखो जो लेटेराइट मिट्टी है इसका जो निर्माण है ना आपका निक्षालन प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से होता है, निक्षालन प्रोसेस। और इस निक्षालन प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, लीचिंग प्रोसेस के नाम से। और जो लेटेराइट मिट्टी होता है ना इसमें प्रमुख रूप से बागवानी फसलों को उगाया जाता है, किसको उगाया जाता है, बागवानी फसल। तो फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि बागवानी फसल के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो डोरसा मिट्टी है, डोरसा मिट्टी है, डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण होता है, तो डोरसा मिट्टी आपका याद रखना आपका लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा है जी कि डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण होता है, तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। डोरसा मिट्टी लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण होता है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डोरसा मिट्टी होता है ये मटासी माटी और कन्हार माटी, इन दोनों का मिश्रण होता है। क्योंकि लाल पीली मिट्टी को तो मटासी बोलते हैं और काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जो आपका डोरसा मिट्टी है आपका मटासी और कन्हार मिट्टी का मिश्रण होता है। तो जो चीज़ें मैंने पूरा मिट्टी के बारे में आप लोग को बताया सबको आपको याद रखना है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो विशेषता है ये कौन सी मिट्टी का है, तो ये जो विशेषता जो दिया गया है ये सब लाल पीली मिट्टी की विशेषता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार और आप लोग इसको देखिएगा वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लोमस ऋषि का आश्रम, सुक्ति मुक्ति पहाड़ी और रविशंकर जलाशय, इन तीनों का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन है पहला रायपुर, दूसरा बलौदाबाजार, तीसरा दुर्ग और चौथा धमतरी। एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि लोमस ऋषि का आश्रम, सुक्ति मुक्ति पहाड़ी और रविशंकर जलाशय, इन तीनों का संबंध किस जिले से है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों का संबंध किस जिले से है ना। ऑप्शन नीचे में दिया है रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग और धमतरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका धमतरी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, धमतरी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो आपको जो सुक्ति मुक्ति पहाड़ी है ये कौन से पहाड़ी का प्राचीन नाम है, ये सिहावा पहाड़ी का प्राचीन नाम है। किसका, सिहावा पहाड़ी का। सिहावा पहाड़ी का क्या है आपका प्राचीन नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सिहावा पहाड़ी के बारे में तो पता ही होगा। इसी सिहावा पहाड़ी में आपका किसका आश्रम है, आपका लोमस ऋषि का आश्रम है, लोमस ऋषि का आश्रम है। और इसी आपका सिहावा पहाड़ी में आपका श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। किसका आश्रम है, श्रृंगी ऋषि का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो सुक्ति मुक्ति पहाड़ी है वो सिहावा पहाड़ी का प्राचीन नाम है और इसी सिहावा पहाड़ी में लोमस ऋषि का आश्रम है और आपको श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। साथ ही साथ इसी सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम हुआ है। किसका उद्गम हुआ है, महानदी का उद्गम हुआ है। और ये जो महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है,
हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है महानदी, ठीक है। महानदी की कुल लंबाई आपको 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रवाहित होती है 286 किलोमीटर। कितना? 286 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? आपका सुक्ति मुक्ति पहाड़ी। यहाँ आपका लोमस ऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है ना। और इसी पहाड़ी से महानदी का उद्गम हुआ है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितना है? 286 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब देखो आपका रविशंकर जलाशय, तो रविशंकर जलाशय को और किस नाम से जानते हैं? गंगरेल बांध। रविशंकर जलाशय को गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण हुआ था आपका 1978-79 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और यहाँ गंगरेल बांध में आपका 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसमें से यहाँ 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं। कितने यूनिट लगे हुए हैं? 4 यूनिट लगे हुए हैं। मैंने क्या बोला कि गंगरेल बांध का जो निर्माण है 1978-79 में किया गया है, ठीक है। और यहाँ से 10 मेगावाट आपका जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और जिसके लिए यहाँ पास 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट यहाँ पास लगे हुए हैं। मतलब यहाँ क्या लगे हुए हैं? संयंत्र लगे हुए हैं। मैंने क्या बोला कि जो गंगरेल बांध इसका निर्माण 1978-79 में हुआ है ना। यहाँ से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है और 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ आपका 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट या 4 संयंत्र लगे हुए हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताया, तो लोमस ऋषि का आश्रम, सुक्ति मुक्ति पहाड़ी, रविशंकर जलाशय, इन तीनों का संबंध कौन से जिले से? धमतरी जिला से। और रविशंकर जलाशय कौन से नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका धमतरी जिला, ठीक है। तो आपका सुक्ति मुक्ति पहाड़ी कौन सी पहाड़ी का प्राचीन नाम है? सिहावा पहाड़ी का। और इसी सिहावा पहाड़ी में लोमस ऋषि का आश्रम है और श्रृंगी ऋषि का आश्रम है ना। और इसी सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। ये महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है। और जो रविशंकर जलाशय, ये भी महानदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण 1978-79 को हुआ। यहाँ से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ आपका 2.5 मेगावाट के 4 संयंत्र लगे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? देखो, निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको यहाँ असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, मैकल पर्वत श्रेणी के ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। पहला हमारा बिल्कुल सही है कि मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, याद रखना है आपको। दूसरा, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी ही, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी नहीं है। कौन सी चोटी है? बदरगढ़, ठीक है जी, बदरगढ़ की चोटी है, याद रखना है इसको ना। देखो, सेकंड कथन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी, ये आपको गलत हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका बदरगढ़ की चोटी है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे इसका आपका हाइट पूछेगा तो बताना इसका हाइट कितना है? 1176 मीटर। कितना है? 1176 मीटर इसका हाइट है। किसका जी? आपका बदरगढ़ की चोटी का, ठीक है, जो आपका मैकल श्रेणी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा देखो, छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी का पूरा भाग वर्षा छाया प्रदेश है, बिल्कुल सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो मैकल श्रेणी है इसका पूरा भाग है वो आपको वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, दल्हा पहाड़ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो दल्हा पहाड़ है ना, ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और इस दल्हा पहाड़ में प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर, किस अवसर पर? नाग पंचमी। प्रत्येक वर्ष यहाँ नाग पंचमी के अवसर पर क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था। तो इसमें से आपका सेकंड कथन असत्य है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सत्य है। सेकंड बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी है, जो गलत है। एक्चुअल में इसका आंसर आएगा बदरगढ़ की चोटी, जिसकी हाइट कितना है? 1176 मीटर, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? मैकल श्रेणी में, पेंड्रा लोरमी पठार में, छुरी उदयपुर की पहाड़ी में या अबूझमाड़ की पहाड़ी में? बताना है जी, बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पेंड्रा लोरमी पठार में, ठीक है। बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो आपका पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, सीधा वन लाइनर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान की। जब आपको यहाँ सत्य कथन की पहचान करना है, किसका पहचान करना है? सत्य कथन का। ठीक है, देखो पहला, चवर ढाल जसपुर सामरी पाट प्रदेश में स्थित है। देखो जो पहला कथन बोल रहा है कि चवर ढाल है वो आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश में स्थित है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो चवर ढाल है ना जी, ये आपका हसदेव मांड बेसिन में है। कहाँ है? हसदेव मांड बेसिन। जो चवर ढाल है ये आपका हसदेव मांड बेसिन में है, हसदेव मांड बेसिन में है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये बोल रहा है कि चवर ढाल जसपुर सामरी पाट प्रदेश में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, सतरेंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। जो आपका सतरेंगा पहाड़ी है, सतरेंगा पहाड़ी ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। किसमें, कहाँ है आपका? ये छत्तीसगढ़ के आपका कोरबा जिले में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सतरेंगा पहाड़ी है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है बिलासपुर जिला, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है कि आपका सोनबेरा का पठार रायगढ़ जिला में स्थित है, तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। जो सोनबेरा का पठार है, ध्यान रखना जी, जो सोनबेरा का पठार है, सोनबेरा का पठार ये कौन सा जिला में? आपको एक गरियाबंद जिला में। कौन सा जिला में? गरियाबंद जिला। ठीक है, तीसरा कथन बोल रहा है कि सोनबेरा का पठार रायगढ़ जिला में स्थित है, ये आपका गलत है। सोनबेरा का पठार गरियाबंद जिला में है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच क्या करता है? सीमा बनाता है। जो सोनबेरा का पठार है ना, ये छत्तीसगढ़ और किसके बीच? उड़ीसा के बीच। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच क्या करता है? सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा पठार? आपका सोनबेरा का पठार। अगर सोनबेरा के पठार की ऊंचाई आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है कितना है आपका? 943 मीटर। कितना है जी? 943 मीटर। ठीक है, तो तीसरा बोल रहा है कि सोनबेरा का पठार रायगढ़ जिला में, तो रायगढ़ में नहीं है, कहाँ है आपका? गरियाबंद में। कहाँ है? गरियाबंद में। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, बिलासपुर में नहीं है, कहाँ है आपका? कोरबा में। कहाँ है? कोरबा में। ठीक है, और जो चवर ढाल जसपुर सामरी पाट प्रदेश में स्थित है, तब जो चवर ढाल है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपका हसदेव मांड बेसिन में। कहाँ है जी? हसदेव मांड बेसिन में। ठीक है, ये हसदेव मांड बेसिन में है, ये आपको याद रखना है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। चौथा देखो, कुलझारी पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, चौथा हमारा बिल्कुल सही है। जो कुलझारी पहाड़ है ना, ये कहाँ है आपका? राजनांदगांव जिला में है। कुलझारी पहाड़ के साथ साथ याद रखना है प्रज्ञागिरी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है ना, और जो कुलझारी पहाड़ी और साथ ही साथ डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, ये सब कहाँ है आपका? ये सब आपका राजनांदगांव जिले में। कहाँ है? राजनांदगांव जिला में। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, ये सब कहाँ है आपका? राजनांदगांव जिले में, याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है वो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का पठार के भाग नहीं है। ऑप्शन है पहला कोटरी बेसिन, दूसरा बस्तर पठार, और तीसरा आपका अबूझमाड़ पहाड़ी, और चौथा आपका सोन बेसिन। बताना है कि कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। देखो, कोटरी बेसिन तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग है, बिल्कुल सही है ना। और आपका बस्तर के पठार भी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग है, ये भी सही है। अबूझमाड़ की पहाड़ी भी आपका छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग है। लेकिन जो आपका सोन नदी बेसिन है, आपका ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। किसका भाग है? आपका पूर्वी बघेलखंड। ये आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है, ये आपको याद रखना है जी। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है, सोन बेसिन, है ना। बाकी कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये सब आपको दंडकारण्य पठार का भाग है, ये याद रखने हैं। चलो, इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सोन बेसिन, क्योंकि जो सोन बेसिन है आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को केशकाल घाटी अलग करती है। पहला वाला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। आपको असत्य कथन की पहचान करना है, लेकिन जो पहला कथन है कि गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को केशकाल घाटी अलग करती है, पहला हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, केशकाल घाटी है ये गोदावरी नदी प्रणाली को और महानदी प्रणाली को क्या करता है? अलग करता है, ये आपको याद रखना है जी। दूसरा देखो, दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है बोला जा रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोटरी बेसिन है ना, कोटरी बेसिन ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोटरी बेसिन है, ये आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? दक्षिण दिशा में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है, गलत हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए
तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोटरी बेसिन है ना, ये आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। कोटरी नदी के बारे में सभी को पता होगा। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका मोहला तहसील से, है ना। मोहला तहसील से इसका उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? कोटरी बेसिन, कोटरी नदी का परलकोट नदी। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी है। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 135 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आपको 135 किलोमीटर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन है, ये आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि यहाँ पास बोल रहा है कि केवल दक्षिण दिशा में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और कोटरी नदी के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पास की कोटरी नदी का उद्गम मोहला तहसील से हुआ है। इसका प्राचीन नाम परलकोट था, है ना। और इसकी लंबाई कितना है आपका? 135 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। तीसरा, बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है। तीसरा तो हमारा बिल्कुल सही है। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है ना। जिसकी ऊंचाई कितना है? 1210 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितना है? 1210 मीटर। नंदीराज चोटी की ऊंचाई कितना है? 1210 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा, गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था। दूसरा कथन असत्य है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सत्य है। पहला बोल रहा है कि गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को केशकाल घाटी अलग करती है ना। और तीसरा बोल रहा है कि बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। और चौथा बोल रहा है कि गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है, बिल्कुल सही है। बाकी सेकंड बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन दक्षिण दिशा में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है जी, दक्षिण दिशा नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। और कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट, इसकी लंबाई 135 किलोमीटर और इसका उद्गम मोहला तहसील, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको सत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, गोलापल्ली का पठार माकड़ी तहसील में स्थित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेलिन घाटी स्थित है। और तीसरा, दरभा घाटी सुकमा जिला में स्थित है। और चौथा, नडापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। आपको यहाँ सत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला तो गोलापल्ली का पठार माकड़ी तहसील में स्थित है, ये आपको क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका गोलापल्ली का जो पठार है ना, ये सुकमा जिला के कोंटा तहसील में है। कहाँ? आपका सुकमा जिले के, याद रखना जी, ये आपका सुकमा जिले के कोंटा तहसील में है। कहाँ है? सुकमा जिले के कोंटा तहसील में है, ठीक है। गोलापल्ली का पठार सुकमा जिले के कोंटा तहसील में है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि गोलापल्ली का पठार माकड़ी तहसील में स्थित है, गलत हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेलिन घाटी स्थित है, गलत है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला में ना, कोंडागांव जिला में क्या है? आपका तेलिन घाटी है, ठीक है। कोंडागांव जिला में क्या है? आपका तेलिन घाटी है, ये आपको याद रखना है। तेलिन घाटी कहाँ है? तो कोंडागांव जिला में, जबकि यहाँ पास कांकेर जिला बोला जा रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, दरभा घाटी सुकमा जिला में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। जो दरभा घाटी है ना भैया, दरभा घाटी कहाँ है? बस्तर जिला में है। दरभा घाटी कहाँ है? बस्तर जिला में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा, नडापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है, तो ये हमारा चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नडापल्ली गुफा का संबंध कौन से जिले से, तो आपको बताना है बीजापुर जिला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, नडापल्ली गुफा ये बीजापुर जिले में है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है ये आपको गलत हो जाएगा। गोलापल्ली का पठार सुकमा जिले के कोंटा तहसील में है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में तेलिन घाटी स्थित है, जबकि यहाँ पास कांकेर जिले बोला जा रहा है। और दरभा घाटी ये बस्तर जिला में आता है, जबकि यहाँ पास सुकमा जिला बोला जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। आपका चौथा कथन क्या आपका सही है? नडापल्ली गुफा कहाँ है? आपका बीजापुर जिले में है, ये आपको याद रखना है। ये पीसीएस का क्वेश्चन था, नडापल्ली गुफा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब फिर से कथन दिया है ना। कथनों को पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको सही उत्तर का पहचान करना है। देखो, पहला, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। पहला बोला जा रहा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा बोला जा रहा है दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। तो बताना इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला वाला जो कथन हमारा बिल्कुल सही है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, ठीक है। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग बोलते हैं। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र है ना, उसको दंडकारण्य के पठार के नाम से जानते हैं। दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का जो मध्य का भाग है वो छोटा नागपुर पठार से घिरा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है ना, ये आपका महानदी बेसिन से घिरा है। किससे घिरा है? महानदी बेसिन से। महानदी बेसिन से घिरा है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग महानदी बेसिन से घिरा है, जबकि ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा मतलब अ और ब सही है। तो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं अ ब एवं स सही है, अ एवं ब सही है, ब एवं स सही है और अ और स सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अ एवं ब सही है। बाकी जो स है मतलब सी ऑप्शन क्या आपका गलत है ना। छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है ये आपका महानदी बेसिन से घिरा है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार से घिरा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा सही है, मतलब अ और ब सही है। अ बोल रहा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, बिल्कुल सही है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो अ और ब आपका सही है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पुनः आपको कथन को पढ़ना है और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए उसके रिगार्डिंग आपको आंसर करने हैं। देखो पहला है मतलब अकथन क्या कह रहा है कि केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, और ब बोल रहा है कि छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है, और स बोल रहा है कि महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। इनको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है। जो पहला कथन बोल रहा है केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, दूसरा बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है, और तीसरा महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। चलो देखते हैं। केशकाल घाटी, पहला कथन बोल रहा है कि केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, ये आपको गलत हो जाएगा। जो केशकाल घाटी ना जी आपका बस्तर के पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है ना। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की आपका उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर क्या आपका स्थित है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी सीमा पर स्थित है, जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, तो बी वाला हमारा आंसर सही है ना। ये जो आपका ब वाला जो कथन है ये हमारा सही है। ठीक है, ये ब वाला कथन हमारा सही है। और स क्या बोल रहा है कि महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, स वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है ना। ये जो आपका महानदी बेसिन है इसका आकार कैसा है आपका पंखे की तरह है। और महानदी बेसिन का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, कुल क्षेत्रफल कितना है महानदी बेसिन का, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। महानदी बेसिन का कितना है कुल क्षेत्रफल, 68,064 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की आपको उत्तरी सीमा पर स्थित है, जबकि बोल रहा है पूर्वी सीमा पर है, तो गलत हो जाएगा। बाकी ब और सा, मतलब ब बोल रहा है कि छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है, ब बिल्कुल सही है। और स बोल रहा है कि महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, ये भी आपका सही है। तो ब और स सही है, इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ब और स सही है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड का पठार, दूसरा मैनपाट छोटा नागपुर का पठार, तीसरा बेलाडीला पहाड़ी बस्तर का पठार, चौथा पेंड्रा पहाड़ी दंडकारण्य का पठार। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। मैनपाट या छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैनपाट की ऊंचाई सभी को पता होगा जी 1152 है ना, 1152 मीटर है। मैनपाट की ऊंचाई कितना है, 1152 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। बेलाडीला की पहाड़ी ये बस्तर के पठार का हिस्सा है, तो ये तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। और बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी है। किसकी चोटी है, नंदीराज की चोटी है हाँ, जिसकी ऊंचाई कितना है आपका 1210 मीटर। कितना है, 1210 मीटर। ठीक है, और देवगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कितना है, तो आपका 1033 मीटर। कितना है, देवगढ़ की ऊंची चोटी का हाइट कितना है अगर आपसे पूछेगा तो 1033 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। तो देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। मैनपाट छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। बेलाडीला की पहाड़ी बस्तर के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका पेंड्रा पहाड़ी आपका दंडकारण्य पठार का हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका पेंड्रा पहाड़ी है ना, ये आपका मैकल पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका भाग है आपका, मैकल पर्वत श्रेणी का। मैकल पर्वत श्रेणी, ये जो आपका पेंड्रा पहाड़ी है ना, ये आपका मैकल पर्वत श्रेणी का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड का पठार है, जिसकी ऊंची चोटी उसकी हाइट कितना है, 1033 मीटर। मैनपाट ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, जिसकी हाइट कितना है आपका 1152 मीटर है ना। बेलाडीला की पहाड़ी ये बस्तर के पठार का भाग है, और बेलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। और जो पेंड्रा पहाड़ी है ना, ये आपका मैकल पर्वत श्रेणी का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है जी, है ना। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो चौथा जोड़ा आपको इसमें सुमेलित नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। और चौथा, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। आपको बताना है कि जलवायु के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। सत्य है पूछा जा रहा है ना। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। भैया, हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं आती है, जबकि यहाँ पास नहीं आती लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, ये भी गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग है ना, ये पूर्वी भाग से कम आर्द्र है, पूर्वी भाग से कम आर्द्र है, यहाँ पास अधिक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, बिल्कुल सही है। जो छत्तीसगढ़ में जो 90% जो आपका मानसून होता है, छत्तीसगढ़ में 90% मानसून होता है, ये आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, तो तीसरा वाला हमारा कथन सही है। और चौथा, देखो, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। आप लोग बताओ, क्या हमारे छत्तीसगढ़ में तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है? क्या नहीं रहता? तो ये चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून है वो आपको बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है ना। 90% जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया था ना, तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। और कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। ऑप्शन दिए गए, पहला कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। दूसरा, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत है। और तीसरा, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। और चौथा, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, पहला कथन 1 को पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में ना शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागर शाखा से अधिकांश वर्षा होती है। क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी जस्ट मैं बताया था ना कि छत्तीसगढ़ में जो 90% जो वर्षा होती है ना, ये आपको बंगाल की खाड़ी शाखा से जो मानसून आता है उससे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से बोला जा रहा है। अरब सागर शाखा नहीं आएगा, ये आपको क्या आएगा? आपका बंगाल की खाड़ी शाखा आएगा। क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी शाखा आएगा यहाँ पास, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले जो आपका मानसून है उससे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है, उसी से अधिकतम वर्षा होती है। तो यहाँ पास अरब सागर की शाखा बोला गया, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड कथन हमारा गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 90% वर्षा होती है ना, वो बंगाल की खाड़ी शाखा से जो मानसूनी हवाएं आती है उसी से होती है, जबकि यहाँ पास अरब सागर शाखा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? तापांतर मतलब ताप में अंतर। दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा का पठार और मैकल श्रेणी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका दंडकारण्य का पठार। क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार। तो याद रखिएगा, जो दंडकारण्य का पठार है, यहाँ शीत और ग्रीष्म ऋतु का तापांतर क्या होता है? कम होता है, आपको ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। और तीसरा, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। और चौथा, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। देखो, मिट्टी के बारे में मैंने पहले ही आप लोग को बताया हुआ है, तो मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ये CGPSC का क्वेश्चन है जी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन। देखो, यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा आपका अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ पास थोड़ा सा चेंज कर दिया गया ना क्वेश्चन में। देखो, तो यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम, है ना, और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। जबकि ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपका मटासी मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक बोल रहा है, भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम होगा, यहाँ पास अधिक बोल रहा है ना। और बोल रहा है कि आपका कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? आपका अधिक होगा। तो ये पहला वाला जो हमारा कथन हमारा सही नहीं है ना।
बाकी दूसरा देखो, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना, हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी कन्हार मिट्टी है, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। सेकंड नंबर में आता है लाल पीली मिट्टी, तो बिल्कुल सही है सेकंड कथन कि यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखना है, और इस मिट्टी में रेत की मात्रा भी अधिक होती है। किसमें? आपका मटासी मिट्टी में। तो बी, सी और डी हमारा सही है ना। और कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए कथन सही नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए कथन हमारा सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको पुनः सत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में 28.64% विस्तार है। दूसरा, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला मत्स्य पुराण में बताया गया है। और तीसरा, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दूध नदी है। और चौथा, छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। और पांचवा, महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। आपको सत्य कथन की पहचान करना है। किसका पहचान करना है जी? आपको सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखो चलो इसको लोग सॉल्व करते हैं। चौथा कथन को पहले देखिए, छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल उत्तर दिशा की ओर है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में जो महानदी का ढाल है आपका पूर्व दिशा की ओर है। कौन सा दिशा की ओर है? आपका पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर है, जबकि यहाँ पास उत्तर दिशा बोल रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो छत्तीसगढ़ में जो महानदी है और महानदी के जितने भी सहायक नदी है अधिकांशतः वो सब आपका पूर्व दिशा की ओर ही प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पास बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल उत्तर दिशा की ओर है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर है, तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दूध नदी है, ये आपका गलत हो जाएगा। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आपका शिवनाथ नदी है जी। कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी की लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। कितना है? 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी की लंबाई है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर दूध नदी बोला जा रहा है, गलत हो जाएगा। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला मत्स्य पुराण में बताया गया है। देखो, जो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, ये बोला जा रहा है कि मत्स्य पुराण में बताया गया है। एक्चुअल में जो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है ना, ये आपका वायु पुराण में बताया गया है। कौन से पुराण में बताया गया है? वायु पुराण में। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट, ये भी CGPSC का क्वेश्चन था कि महानदी का जो पौराणिक नाम नीलोत्पला किस में बताया गया है? तो वायु पुराण में, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि मत्स्य पुराण में बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो, पहला क्या कह रहा है? देखो, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितना आपका 28.64% का आपका विस्तार है। तो पहला वाला भी क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। जो महानदी बेसिन है ना, इसका छत्तीसगढ़ में कितना विस्तार है आपको ध्यान रखना है, आपका 56.15%। कितना है जी? 56.15%। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है। पहला आपका महानदी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी के बाद तीसरा हो जाएगा आपका सोनगंगा, ठीक है। सोनगंगा के बाद हो जाएगा आपका ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के बाद हो जाएगा आपका नर्मदा। ये 5 अपवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार कितना है? 56.15%, ठीक है। गोदावरी का हो जाएगा जी आपका, ये 56.15% महानदी का है। गोदावरी का आपका 28.64%, ठीक है। और आपका सोनगंगा का आपका 13.63% हो जाएगा। और ब्राह्मणी का हो जाएगा आपका 1.03% हो जाएगा। और आपका नर्मदा का कितना हो जाएगा? आपका 0.55% हो जाएगा। सबको आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार कितना है? 56.15%, गोदावरी का 28.64%, है ना। और सोनगंगा का 13.63%, ब्राह्मणी का आपका 1.03% प्रतिशत विस्तार है, और नर्मदा का 0.55% का आपका प्रतिशत विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कथन बोल रहा है कि महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में आपका 28.64% विस्तार है, गलत है। एक्चुअल में कितना है आपका? 56.15%। कितना है जी आपका? 56.15% प्रतिशत विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पास 28.64% दिया है। 28.64 तो आपको गोदावरी नदी का विस्तार है। किसका विस्तार है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। पांचवा देखो, महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो पांचवा हमारा बिल्कुल सही है। जो महानदी है ना, ये छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो पांचवा कथन हमारा सही है, बाकी सब गलत है। आप सभी को पता हो कि महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है ना। और महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है, धमतरी जिला के, और इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पांचवा ऑप्शन हमारा सही है। साथ ही साथ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा कि महानदी का प्राचीन नाम पूछेगा तो आपको बताना है कनक नंदिनी, ठीक है। महानदी का प्राचीन नाम हो जाएगा जी आपको कनक नंदिनी, ठीक है।
अगर आपसे पूछेगा कि महानदी का सतयुग में क्या नाम था, तो सतयुग में था आपका नीलोत्पला। सतयुग में आपका नीलोत्पला नाम था। और इसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होता है, तो वायु पुराण से। किससे प्राप्त होता है, वायु पुराण से। अगर आपसे पूछेगा द्वापर युग, ठीक है, द्वापर युग, द्वापर युग में महानदी का क्या नाम था, तो द्वापर युग में आपको याद रखना है महानदी का क्या नाम था, चित्रोत्पला। ठीक है, द्वापर युग में महानदी का नाम था आपका चित्रोत्पला। और इसके बारे में जानकारी स्कंद पुराण से मिलता है। किससे मिलता है, स्कंद पुराण, याद रखना है ना, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। और त्रेता युग, त्रेता युग, त्रेता युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था आपका, महाश्वेता। महाश्वेता या महानंदा, महाश्वेता या महानंदा। त्रेता युग में महानदी को महाश्वेता या महानंदा के नाम से जानते थे। और कलयुग में अर्थात वर्तमान में किस नाम से जानते हैं इसको, महानदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, महानदी। सबको ध्यान रखेगा। देखो सतयुग में किस नाम से, नीलोत्पला, है ना, सतयुग में आपको नीलोत्पला हो जाएगा। और इसके बारे में जानकारी हमको वायु पुराण से मिलता है। द्वापर युग में आपको चित्रोत्पला, स्कंद पुराण से इसकी जानकारी मिलता है। त्रेता युग में इसको महाश्वेता और महानंदा के नाम से जानते थे। किस नाम से, महाश्वेता और महानंदा, है ना। और कलयुग में अर्थात वर्तमान में इसको महानदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, तो हमारा इसको भी ध्यान रखना है ना कि सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला था। जानकारी किससे प्राप्त होता है, वायु पुराण से। और द्वापर युग में इसका नाम चित्रोत्पला है, जिसकी जानकारी हमको स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। चलो, और इसका प्राचीन नाम था कनकनंदिनी। प्राचीन नाम कनकनंदिनी। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, त्रेता युग में महाश्वेता और महानंदा, और अभी हम लोग क्या बोलते हैं, महानदी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको पुनः असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी दूध नदी है। तो पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। आपको असत्य कथन की पहचान करना था, लेकिन पहला कथन सही है कि महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी नदी है, जी दूध नदी है। कौन सी नदी है, दूध नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूध नदी कौन से जिले में प्रवाहित होती है, कांकेर जिला में। ठीक है, कांकेर जिला में प्रवाहित होती है। और दूध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से। मलाज कुंडम, मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम हुआ है। और इसमें कौन सा वाटरफॉल है, तो याद रखना है मलाज कुंडम। ठीक है, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम वाटरफॉल या मलाज कुंडम जलप्रपात है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात, तो दूध नदी पर। तो महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी दूध नदी है, जो कांकेर जिला में है ना, कांकेर जिले में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम मलाज कुंडम के पहाड़ी से हुआ है। और इसमें मलाज कुंडम वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सोंढूर नदी का प्राचीन नाम सुंदराभूति है। दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना है। ये जो आपको सोंढूर नदी है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है आपका, सुंदराभूति है ना। और इसी सोंढूर नदी में आपको सोंढूर परियोजना भी आपका बनाया गया है। तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा, पैरी नदी पर सीकासार परियोजना है, जिसमें 2005 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो पैरी नदी पर कौन सी परियोजना है, सीकासार। सीकासार आपका परियोजना है, बोला जा रहा है, जिसमें 2005 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में कितना है आपका 2006 से यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ से 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ आपका 3.5 मेगावाट के 2 संयंत्र लगे हुए हैं विद्युत उत्पादन के लिए। 3.5 मेगावाट के 2 संयंत्र लगे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि पैरी नदी पर सीकासार परियोजना है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ आपका 2005 से विद्युत उत्पादन किया नहीं जा रहा। कब से किया जा रहा है, आपका 2006 से किया जा रहा है, जबकि यहाँ पास 2005 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका गलत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चौथा, बलमदेई नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात है। चौथा हमारा बिल्कुल सही है, बलमदेई नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सप्तधारा जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बताना है इंद्रावती नदी पर। कहाँ है आपका, इंद्रावती नदी पर है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, ये तो होपफुली ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी दूध नदी है। और दूध नदी कांकेर जिला में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम मलाज कुंडम के पहाड़ी से हुआ है। इसमें मलाज कुंडम वाटरफॉल है। सोंढूर नदी का प्राचीन नाम सुंदराभूति, बिल्कुल सही है। पैरी नदी पर सीकासार परियोजना है, जिसमें आपका 2006 से, यहाँ पास 5 लिखा है, 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कितना मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो 7 मेगावाट। यहाँ 7 मेगावाट विद्युत को उत्पादन करने के लिए 3.5 मेगावाट के 2 संयंत्र लगे हुए हैं। और चौथा, बलमदेई नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। और सप्तधारा पूछेगा तो आपको इंद्रावती नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, है ना, ये दूसरा पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।